बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो जो हम वीलॉग कर रहे हैं, लगातार लाहौर में ख़वातीन के साथ ज़्यादती की गई और ये गैर मुल्की ख़वातीन थी। ये मामला एक सादा मामला नहीं है। पाकिस्तान में रोज़ाना बहुत सारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती के मामलात होते हैं, जुल्म के मामलात होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। हमारे जैसे मुआशरे में ये चीज़ें और पूरी दुनिया में भी होती रहती हैं। लेकिन ये मामला इतनी हसासियत क्यों इख्तियार कर गया? नंबर एक, ये ख़वातीन गैर मुल्की थी, पाकिस्तान की आलमी सतह पे बदनामी हुई। अब इंटरनेशनल मीडिया में भी इक्का दुक्का जगह पे ये खबर छपी है। जब ये मजीद फैलेगी, ये ख़वातीन किसी जगह पे जाकर बयान देंगी तो सूरत हाल मजीद बिगड़ती जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए एक बदनामी है। नंबर दो, ये मामला जो है वो जुड़ा है शाही ख़ानदान के साथ, यानी जो पाकिस्तान का हुक्मरान ख़ानदान है। पंजाब में उनकी वजारत आला है, वफाक में उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी है, पंजाब में भी उनका एक वज़ीर है अली डार, और नायब वज़ीर आज़म का नवासा है, एक और जो वज़ीर है उसका वो भांजा है। नवाज शरीफ के साथ उसकी तस्वीरें हैं, बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी तस्वीरें हैं, और अब तो तस्वीरें भी लोग सोशल मीडिया पे उठा उठा कर डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब एक रॉयल फैमिली या जो हुक्मरान फैमिली है वो उसके साथ जुड़ी है इतने बड़े जुर्म के साथ। और दूसरा, वो जिन ख़वातीन के साथ जुल्म हुआ वो गैर मुल्की शहरी हैं और ऐसे ममालिक की शहरी हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब एक नई चीज़ सामने आई है जो हिला देने वाली है। देखिए, एक प्रेस रिलीज आई थी डीआईजी फैसल कामरान की, और उस प्रेस रिलीज के अंदर सबसे पहला जो जुमला था वो क्या था? मरियम नवाज इन एक्शन। और फिडमुत ताड़े पुलिस होंदे उत्ते, यानी डीआईजी ने सबसे पहले जो जुमला लिखा वो क्या लिखा कि मरियम नवाज इन एक्शन। उसके बाद बताया जी मरियम नवाज ने हमें हुक्म दिया तो उसके बाद हमने औरतों को 2 घंटे के अंदर बाजियाब करवा लिया। अगर मरियम नवाज हुक्म ना देती तो क्या 2 घंटे में बाजियाब ना होती? तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते चुप करके बेशर्मों की तरह। असल कहानी अब खुली है। डीआईजी का झूठ भी पकड़ा गया, मरियम नवाज का झूठ भी पकड़ा गया। जितने सहाफी 2-3 दिन से खबरें दे रहे थे उन सबका झूठ पकड़ा गया, और यह भी पता चल गया कि ये किस लेवल के दरबारी लोग हैं और किस तरीके से हकीकत को छुपाया जा रहा था। हमारे पास यही खबर आ रही थी क्योंकि पाकिस्तान के सोर्सेज यही बता रहे थे, लेकिन यासर शामी को शाबाश है और ज़ीशान अजीज को, जो उर्दू पॉइंट से, इन दोनों को शाबाश है। इन्होंने शानदार काम किया इस केस में। हुआ ये कि ये खवातीन बाजियाब नहीं करवाई पुलिस ने, ये हादसाती तौर पे सामने आ गई। ये कैसे हुआ? यासर शामी साहब ये सारी स्टोरी सामने लेकर आए। हुआ ये कि 1 जुलाई को रजा डार नामी जो बंदा है, जो इसहाक डार का नवासा है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार, रजा डार नामी जो बंदा है वो इन खवातीन को उस घर से लेकर भागा। अब ये खवातीन ने अपने बयानात में अदालत में भी कह दिया है, लेकिन वो बयानात जो अदालत के थे उनको सील कर दिया गया था कि वो पब्लिक देख ही ना सके कि उसके अंदर उन्होंने क्या कहा। और सील करने के 48 घंटों के बाद उन बयानात को अब मंजरे आम पर लाया गया है। एक तो ये सवाल है ना कि दफा 164 के जो बयानात थे इन दोनों खवातीन के, जो इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे, उन दोनों बयानात को सील किस लिए किया गया? और 48 घंटों के बाद जब ये खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं तो फिर इन बयानात को डी सील कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया। तो ऐसा क्या है जो इन बयानात में से मिटा दिया गया या हटा दिया गया? अभी तक तो एक बॉस है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है और सारी कड़ियां मिल मिलकर वापस बॉस की तरफ ही जाती हैं। ये लड़का गाड़ी में लेकर भागा उन 2 लड़कियों को और उन्हें एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में एक टोयोटा का शोरूम है और उसके सामने एक फिल्टर हाउस है। वहां पे ये लड़का हारन दे रहा था, डिपर्स मार रहा था, गाड़ियों को आगे से हटने का कह रहा था, और ऐसा लगता है कि शायद ये इन औरतों को एयरपोर्ट पहुंचाना चाहता था या कहीं शिफ्ट करना चाहता था या पाकिस्तान से बाहर निकालना चाहता था। कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन ये बहुत इमरजेंसी में था, ये गाड़ी भगा रहा था। अब सबूत भी मिल गए हैं। इसने एक फैमिली की जो गाड़ी है उसको पीछे से आके टक्कर मार दी। वहां पे जो है वो गाड़ी उसकी भी रुक गई, वो फैमिली वालों ने अपनी गाड़ी रोक दी। तो अचानक उस गाड़ी में से 2 खवातीन, ये दोनों गैर मुल्की खवातीन, ये उतरती हैं और शोर मचा देती हैं। और ये इतना शोर मचाती हैं, इतनी पैनिक हो जाती हैं कि वो जमीन पे बैठ जाती है उनमें से एक खातून, और दूसरी जमीन पे लेट जाती है शोर मचा के। तो वहां पे आवाम की भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। तो ऐसे में वो लड़का जो था वो वहां से उस गाड़ी को लेकर भागा जो इन्हें लेकर शिफ्ट कर रहा था। वो गाड़ी लेकर भागता गया और उसकी फुटेज भी यासिर शामी ने 2-3 जगह से इकट्ठी की कि कैसे वो जिग-जैग करता हुआ बहुत रैश ड्राइविंग करके वहां से भागता चला जा रहा है। वो वहां से भाग गया और खवातीन जो है वो
अवाम के हत्थे चढ़ गई। अवाम वहां पे आसपास चारों तरफ वहां पे इकट्ठे हो गए और फिल्टर हाउस वाली जगह पे उनको पानी शानी पिलाया, पुलिस को कॉल की 15 पे। तो इस तरीके से वहां पे पुलिस पहुंचना शुरू हुई। यानी अगले 15-20 मिनट के अंदर एक गाड़ी आई, फिर एक और गाड़ी आई, फिर पौने घंटे के बाद 15 पुलिस भी आई। तो सारी पुलिस थोड़ी देर के बाद इकट्ठी हो गई और उन खवातीन को अपने साथ लेकर चली गई। वो जिस बंदे की गाड़ी ठोक के भाग गया था रजादार, उस गाड़ी का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वो अपनी FIR करवाने गए तो उनकी FIR पुलिस दे ही नहीं रही। पुलिस कह रही जी पहले आए थे मामला ठंडा हो जाए, हम तो इधर फंसे हुए सारे के सारे, हम आपका काम कैसे करें, आपकी FIR कैसे करें, जाओ अपनी गाड़ी खुद ही ठीक करवा लो। ये है असल कहानी। अब यहाँ पे बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे सहाफी जो कहानियां सुना रहे थे, जी मरियम नवाज का सिस्टम वो काम कर रहा था। जियो फेंसिंग की जनाब पुलिस ने जनाब ट्रैक एंड ट्रेस का पूरा एक सिस्टम लगाया। सेफ सिटी के कैमराज जो है वो कमाल कार्रवाई कर रहे थे। और फिडे मुंह ताड़े सेफ सिटी के कैमराज 9 मई वाले दिन तो काम नहीं कर रहे थे। जब PTI वाले एहतजाज करने के लिए कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे तो पूरे कंटोनमेंट के कैमराज के अंदर आज तक फुटेज नहीं मिल रही। पता ही नहीं चल रहा कि वो CCTV कहां गई। तो यहां पे CCTV कैमरा जनाब वो भी निकला है, ये भी कर लिया, वो भी कर दिया। किया क्या वो मैं आपको बताता हूं। एनी शाहिदीन ये बताते हैं कि जिस वक्त ये लड़कियां बरामद हुई, यानी पुलिस वहां पे पहुंची, उन्होंने देखा कि ये वो गैर मुल्की लड़कियां हैं। अब पुलिस को तो लोगों ने दी थी, वो लड़का तो लेके भाग रहा था। ये बाजियाबी वाला ड्रामा तो खत्म हो गया। मरियम नवाज के एक्शन वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। मरियम नवाज इन एक्शन वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। जनाब खवातीन मेरी रेड लाइन है वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। यानी ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे। ये मरियम नवाज को झूठ बोलने की ऐसी घटिया और गंदी आदत है ना, इसने सारी उम्र झूठ बोला है। जो स्टेटमेंट उठाओ झूठ बोला। कभी ये फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री कर रही होती है, कभी ये शीशे में मिला के साथ मिक्स करके उसमें गुड़ खाती है, अजीब अजीब हरकतें करती है। कभी ये कैलबरी फॉन्ट लेकर आ जाती है, कभी ये कहती है मेरी बर्तानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर हर तरफ इसकी प्रॉपर्टी निकल आती है। कभी ये अपनी BMW को नहीं मानती। मेरी समझ से भाई कभी कहती है हम बहुत गरीब होते थे, कभी ये कहते हैं हम बहुत अमीर होते थे। इस औरत की ना झूठ बोल बोल के, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल लीडर है इसलिए मैं इस पे तनकीद कर सकता हूं, और ये औरत कार्ड के पीछे छुप भी नहीं सकती। तो ये औरत बहुत झूठ बोलती है और इसने इतना झूठ बोला कि इसका सारा निजाम अब झूठ पे लग गया। पुलिस की प्रेस रिलीज भी झूठ है। वो कहती है जी जाके हमने बरामद किया। अब पुलिस वाले बताएं ना बरामद कहां से किया, वो तो सड़क से मिली है। अच्छा, इस सारे वकूए को छुपाने के लिए पुलिस ने क्या किया, एनी शाहिदीन बताते हैं कि पुलिस फिर DVR उठाती रही है। पुलिस ने फिल्टर हाउस वहां पे जो कैमरे लगे थे उनका DVR उठाया, फिर आगे 1-2 और जगह वहां से DVR उठाए। तो पुलिस वाले फुटेज इकट्ठी करते रहे। 50 के करीब लोग इस बात के गवाह हैं कि पुलिस ने कोशिश की कि कोई भी फुटेज ऐसी ना मिले जिससे ये पता चले कि ये खवातीन हमें राह जाते हुए मिली हैं। वो उनको भगाकर ले जा रहा था कहीं पे। जिस वक्त इन खवातीन ने गाड़ी से निकलकर रोला डाला, अवाम ने इनको पकड़ा, पुलिस को बुलाया, उनके हवाले किया। ये वाला सारा मामला पुलिस छुपाना चाहती थी इसलिए ताकि मरियम नवाज को क्रेडिट दिया जा सके। देखे जी कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि इनके खानदान के बंदों ने मुंह काला किया है, तो ये इसके बावजूद जनाब डट कर खड़े हैं और जनाब इंसाफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये 2 नंबरी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे। लोगों ने खवातीन को पकड़ लिया और पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बात अब खुल चुकी है। यासिर शामी को एक मरतबा फिर शाबाश, और बहुत सारे हकायक सामने लाने पर, क्योंकि एक एक कड़ी को जोड़ा है दिशान अजीज ने, उन्हें भी शाबाश मिलनी चाहिए इस केस में। 1-2 और वकला हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो चुप करके काम कर रहे हैं, खामोशी से। वो नहीं चाहते कि उनकी इंफॉर्मेशन बाहर आए। तो ठीक है, जब वो चाहेंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन हम देंगे, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा हकायक है। अब मामला ये है कि गाड़ी के अंदर अब खवातीन के बयानात फिर बाहर आ जाते हैं। जब यासिर शामी ये सारी चोरी पकड़ लेता है तो फिर खवातीन के बयानात बाहर आने में तो प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। फिर उनके जो बयानात हैं 164 के हुए तनकीद बहुत हो रही थी, उनको डीसील कर दिया गया। फैसल वाडा भी कह रहा था, बाकी लोग भी कह रहे थे, रोला पड़ा हुआ था। जब उनको डीसील किया गया तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ किया गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सिस्टम इंतहाई गंदा और गलीज है। बॉस को बचाने के लिए ये किसी भी लेवल तक जा सकता है। उस बयान के अंदर भी खवातीन कह रही हैं कि वो बंदा बॉस से बात कर रहा था और बॉस की इंस्ट्रक्शन ले रहा था। अब वो बॉस कौन है जिसे रजा भी बड़े प्यार से बॉस कहकर बुलाता है, उनके अहकामात को तस्लीम करता है। और दूसरा, वो खवातीन ये कहती हैं कि वो बॉस इंग्लिश बहुत अच्छी और फ्रीक्वेंटली बोलता है, यानी उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है जो बॉस है, और वो बड़े अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बातचीत भी करता है। अब नाजरीन, ये जो मरियम नवाज इन एक्शन, इसका मतलब पता क्या है? ये इदारे, खासतौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, इस वक्त शरीफ खानदान के जाती मुलाजिम बन चुके हैं। जो DIG ने किया वो बिल्कुल वैसे है जैसे कोई जाती मुलाजिम करता है किसी के लिए, कि अचानक से उन्हें पब्लिक से एक फोन आता है। ये जरूर है, वो बात फिर क्लियर कर दूंगे, वो बात ठीक है कि वो लड़कियों के वालिद ने राब्ता किया, उसने कोशिश की,
वो एम्बेसी मुतहर्रिक हुई, ये लोग परेशान थे, ये भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन खवातीन को गायब किया जा रहा था। हो सकता है उन्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया जाता, मामला ही ठप कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि बीच में आ गई पब्लिक और कुदरत, और पब्लिक ने पकड़ लिया सारा मामला, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो फिर इन्हें ना चाहते हुए भी ये सारा मामला सामने लाना पड़ा और इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ा। एफआईआर की कोई औकात नहीं है, मेडिकल की कोई औकात नहीं है, ये बंदे थोड़े अरसे में छूट जाएंगे। नजम सेठी ने भी कहा, नजम सेठी साबिक वज़ीर आला भी रहा निगरान, तो वो वैसे ही नहीं बात की, वो वाकई में इन्होंने इतने सारे सुकम छोड़ दिए हैं कि अब ये कभी भी छूट जाएंगे ये लोग। लेकिन जाती मुलाजमों वाला सलूक किया है, यानी जाती मुलाजमों वाली हरकतें हैं जो इस वक्त पुलिस ने की, खासतौर पर डीआईजी ने, एसएसपी ने, मरियम नवाज को राजी रखने के लिए। और नादरीन, अब भी मैं आपको ये बताऊं कि असल बंदा बॉस है जिसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और मेरा ये ख्याल है कि इन खवातीन को खरीदने की भी कोशिश की जाएगी। ये बैरून मुल्क मौजूद भी होंगी तो इनको 10-15 मिलियन डॉलर भी दिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा पैसा भी दिया जा सकता है कि आपने बॉस को नहीं पहचानना, आपने कभी नहीं बताना कि बॉस है कौन। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन खवातीन को बॉस की तस्वीर दिखाएं और इनसे पूछें कि जनाब बताएं ये बॉस ये तो नहीं था या वो तो नहीं था। और जिस दिन इन्होंने बता दिया कि ये वाला बंदा बॉस है तो फिर ये वाला बंदा जो है वो अपनी खैर मनाए, बहुत जल्दी आपको ये चीजें समझ आएंगी। अब नादरीन, आजाद कश्मीर में एक नई अपील की गई है और ये उमर नजीर कश्मीरी साहब ने की है। ये अपील मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी, आजाद कश्मीर के तीनों डिवीजन बिलखसूस एहलियान मुजफ्फराबाद, झेलम वैली और नीलम वैली के अवाम से मेरी अपील है कि शौकत नवाज मीर और दीगर सैकड़ों निहत्ते अवाम की जबरी गुमशुदगियों, कश्मीरियों के कत्लेआम और मुतालबात पर अमल दरामद के लिए भरपूर कुव्वत के साथ कल बरोज एतवार घरों से बाहर निकले और भरपूर एहतजाज करें। जुल्म और जबर के आगे हमने झुकना नहीं है, बल्कि पुरअमन और साबित कदम रहकर इस तहरीक को कामयाबी से इम्कनार करना है। मेरी जो बरतानिया में लोग मौजूद हैं उन सबसे दरखास्त है कि कल लंदन में, चाहे आप पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में दूसरे एरिया में रहने वाले हैं या आप आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं, आप जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, आप आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं, आप पंजाब के शहरी हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, गिलगित बल्तिस्तान, आप किसी भी इलाके के शहरी हैं, आप अगर बरतानिया में रहते हैं तो आप कल के एहतजाज में जरूर शिरकत करें और बड़े पैमाने पर एहतजाज करके ये साबित करें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चंद किरदारों के आगे ना कश्मीरी घुटने टेकेंगे ना पाकिस्तानी घुटने टेकेंगे। हम जमहूरियत के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए, अपने हुकूक के लिए, खास तौर पे इंसानी हुकूक के लिए और सच्चाई के लिए लड़ेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हर पाकिस्तानी को निकलना चाहिए और इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी ये कॉल दी है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में अब गद्दारी के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, मखसूस जगहों पे और फौरन तस्वीर बना ली जाती है उसकी कि जनाब ये देखें अवाम उनके खिलाफ होगी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अबसार आलम ने बड़ी अजीबोगरीब खबरें देना शुरू कर दी हैं। अबसार आलम आपको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और इसको साबिक दौर में नवाज शरीफ ने सरकारी मुलाजिम भी बनाया था, पैमरा का इसको मुलाजिम लगाया था। तब इसने कहा था कि मैं दोबारा कभी भी सहाफत में नहीं आऊंगा, लेकिन फिर दोबारा थूक के चाटा दोबारा सहाफत के अंदर आ गया। तो अबसार आलम कहता है जी शौकत मीर से जो तहकीकात हुई हैं और जो सिक्योरिटी इदारों के पास सबूत है, अब ये कह रहे हैं जी इसको सिक्योरिटी इदारों ने दिए ना सबूत, वो कहता है जी कि उससे ये बात साबित हो चुकी है कि अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों से राब्ते में थी, यानी फितनतुल खवारिज अल हिंदुस्तान, उसके साथ अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग राब्ते में थे। ये शौकत नवाज मीर से तहकीकात में इंकशाफ हो गया। माहिर दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थी। ये सुने आप कि जनाब दहशतगर्दों को कश्मीर में लाने की कोशिशें की जा रही थी ताकि मुसल्लह तसादुम हो। ये जनाब अफसार आलम साहब, ये एजेंडे पे ऐसे काम होता है। आपको याद है इसको डी चौक में लाशें भी नजर नहीं आती थी, इसको डी चौक में गोलियां भी सुनाई नहीं देती थी। ये कोशिश करता रहा कि लोग चक्कर लगवाया। ये यानी ये पुराना तरीकाकार है, ये डिक्टेटर्स ऐसे ही करते हैं। ये ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा कि किसी को कुत्ता कहा जा रहा है या इस किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर माफी का मुतालबा किया जा रहा है। अब जब लोग माफी का मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप इस पे माफी मांगे और आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे सियासतदान मुंह खोल के देख रहे हैं ये कैसे हो सकता है कि एक जर्नैल माफी मांगे। भाई जर्नैल ने कुत्ता कह दिया तो बस आप समझ जाए वो कुत्ता ही है। अब आप माफी का तकाजा ना करें, यानी अब जर्नैल ने गलत कह दिया तो गलत ही है, अब वो माफी नहीं मांग सकता कभी भी। ये मुमकिन ही नहीं है कि जर्नैल माफी मांगे। तो जनाब मैं आपके सामने अमेरिका की एक मिसाल लेकर आता हूं। अमेरिका के एक जनरल थे, जनरल स्टैनले मैकक्रिस्टल। ये अमेरिका की तारीख के फाइनेस्ट जर्नैलों में से एक है। यानी उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी था उसने एक दिन ये कहा था कि फाइनेस्ट वॉरियर एंड
लीडर ऑफ मैन इन कॉम्बैट आई एवर मेट, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी इतने जबरदस्त फौजी से नहीं मिला जितना जबरदस्त ये स्टैनले मैक्रिस्टल है। कमाल आदमी है ये आदमी। 34 साल तक अमेरिका के लिए जंगें लड़ता रहा। 34 साल ये अमेरिकी फौज के अंदर, 1976 में ये आया था, 2010 में ये गया। बड़ा जबरदस्त करियर था इस बंदे का। इसने कई जंगें लड़ी अमेरिका के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड इसने लड़ी, गल्फ वॉर इसने लड़ी, अफगान वॉर इसने लड़ी, इराक वॉर इसने लड़ी, और आखिर में ये अफगानिस्तान के अंदर जंग का हिस्सा था जब इसकी नौकरी गई। अब अमेरिकी दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि इससे बेहतर कमांडर कम ही मिलते हैं। बड़ा शानदार जर्नल था अमेरिका का लड़ाई के मैदान में। इस शख्स ने जो बाइडन और दीगर ऑफिशियल्स के बारे में कुछ तमस्खर अमेज बात कर दी, और इसके लोगों ने भी कर दी। वो बात रिपोर्ट हो गई मीडिया में, और उसके बाद इसको बुलवाया गया, बुलवाकर इससे इस्तीफा मंगवाया गया, और फिर इसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये बंदा देखे इतना तगड़ा था। इसके बाद 9 बड़े फौजी एजाजात थे अमेरिका के। अमेरिकी फौजी एजाजात एवं नहीं मिल जाते। बड़े बड़े 9 फौजी एजाजात थे, और तगड़े फौजी एजाजात थे इस बंदे के पास। लेकिन स्टैनले मैक्रिस्टल को, 4 स्टार जनरल को बराक ओबामा ने बुलवाया। उसने ना सिर्फ माफी मांगी तहरीरी तौर पे, माफी मांगने के बाद उसको उसके ओहदे से 23 जून 2010 को मैदान जंग से बुलवा के हटा दिया गया। यह है जनाब कौम। इस तरह बना जाता है सुपर पावर, इस तरह उसूल बनाए जाते हैं मुल्क के अंदर। लेकिन यहां पाकिस्तान में जो जिसको मर्जी कुछ कह ले, उन्होंने कुत्ता कह दिया हुकूमत, बजाय इसके कि हुकूमत ये कहे कि यार ये ज्यादती है। वो एक लीडर है, आप उसको कुत्ता नहीं कह सकते, और वो एक सूबे का आईनी सरबराह है, एक सरकारी मुलाजिम 22वें ग्रेड का, वो उसको कुत्ता नहीं कह सकता। बजाय ये कहने की हुकूमत कह रही है कि हम डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक लफ्ज की हिमायत करते हैं। इससे ज्यादा बूट पॉलिश क्या होगी? यानी कहां से कहां ये लोग पाकिस्तान को लेकर आ गए। बाकी लोग भी अपना अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द-ए-अमल सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है ना। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रद्द-ए-अमल। कायदे आजम ने कहा था, डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेज आर द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। ये मत भूलना कि मुसल्लह अफवाज लोगों के मुलाजिम है। यू डू नॉट मेक नेशनल पॉलिसी, आप कौम की पॉलिसी नहीं बनाते। इट इज वी, ये हम हैं, द सिविलियंस, आम शहरी या सिविलियंस, who decide these issues, and it is your duty to carry out these talks with which you are interested। अब आप ये देखें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात फौजियों को कही थी। उन्होंने कहा था जनाब पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे, तुम अवाम के मुलाजिम हो, और हम सिविलियंस हमेशा पॉलिसी बनाएंगे, तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे। पाकिस्तान में लड़ाई यहां फंसी हुई है कि एक तरफ के लोग ये कहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो आसिम मुनीर और उनके साथियों के खिलाफ जो तनकीद करती है, वो तनकीद बंद होनी चाहिए। वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है, ये बंद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें मैं भी सारा दिन में देखता हूं जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कई दफा हर जगह जाता हूं, लोगों को कहता हूं कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, और जालिम को जो है वो आईना दिखाना जरूरी होता है। ये गालम गलोच से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि इससे ये होता है कि आपके नैरेटिव को नुकसान होता है। ये जो लोग भी ये करते हैं, ये उल्टा नुकसान पहुंचाते हैं। बहरहाल दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जो जुल्म और जबर का सिलसिला है वो बंद किया जाए। यहां पे दोनों के सींग फंसे हुए हैं। यानी पीटीआई ये कहती है कि आप जुल्म और जबर बंद करें, हम तनकीद बंद कर देंगे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है नहीं जी, आप आसिम मुनीर और उनके साथियों में तनकीद बंद करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। यहां पे इनके सींग फंसे हुए हैं। अब अगर पीटीआई के सोशल मीडिया को आप साथ रख देना, तो मैं एक चीज आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है, इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर तो आसिम मुनीर साहब है। आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त जो सबसे सख्त पाकिस्तान में मौकिफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो इमरान खान साहब का है। ये आप क्लियर कर लें कि कोई शख्स भी इमरान खान साहब के मौकिफ के आद तक भी नहीं पहुंच सका जो इमरान खान साहब जेल से बैठकर बात करते हैं। यह तहरीक इंसाफ की कहानी। सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स जो नॉन लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है, वो भी जब तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, तो वो इमरान खान साहब की तनकीद को ही आगे बढ़ाते हैं, या इमरान खान साहब जो नैरेटिव देते हैं वो उसी के ऊपर चलते हैं, या फिर वो जुल्म और जबर के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हैं। अच्छा, ये जो अननोन अकाउंट्स हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता कि ये एक्चुअली कहां से ऑपरेट हो रहे हैं, कौन लोग हैं इनके पीछे, और वो बेचारों ने अपने आप को छुपाया भी बाद लोगों ने इसलिए हुआ है। इनमें कई बेचारे हैं, कई बड़े जालिम भी हैं जिन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ, उन्होंने इसी वजह से छुपाया हुआ, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है, ये पीएमएलएन के अंदर भी है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है। तो ये गंद है, ये उछाला जा रहा है।
लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो जो तनकीद करते हैं वो इमरान खान साहब की तनकीद की रोशनी में करते हैं। तो असल में अगर किसी ने मामला करना है तो वो इमरान खान साहब से करना है, और ये मामला